हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग अम्ल, भस्म और लवण के ऑब्जेक्टिव सेशन पर चर्चा करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे। उन सभी क्वेश्चन पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा बारीकी से करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत क्वेश्चन को हमको क्या करना है, चुनना है। पहला क में कह रहा है कि लिटमस एक सूचक है, अर्थात पहले समझिए कि लिटमस होता क्या है। यहाँ पे हम लिखते हैं इसका डिफिनीशन। पहले देखिए लिटमस, लिटमस पहले देखिए कि लिटमस क्या है। लिटमस यह एक प्राकृतिक सूचक है। यह एक प्राकृतिक सूचक है। यह एक प्राकृतिक सूचक है। सूचक है। यह अम्लीय विलयन में यह अम्लीय विलयन में यह अम्लीय विलयन में अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में नीला रंग प्रदान करता है। और क्षारीय विलयन में नीला रंग प्रदान करता है। क्षारीय विलयन में नीला रंग प्रदान करता है। नीला रंग प्रदान करता है। प्रदान करता है। और लिखेंगे यह लाइकेन पौधा से प्राप्त किया जाता है। एरो दे के लिखिएगा, यह जो इम्पोर्टेंट है। यह लाइकेन पौधा से प्राप्त किया जाता है। यह लाइकेन पौधा से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है। ठीक, यह किस पौधा से प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन पौधा से प्राप्त किया जाता है। अब इसके बारे में अब समझिए, हम लोग पूरी तरह समझेंगे कि लिटमस क्या है। तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, यह अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में नीला रंग प्रदान करता है। यह किस पौधा से प्राप्त होता है, तो लाइकेन पौधा से। और क्वेश्चन पर अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस एक सूचक है, तो लिटमस एक सूचक तो है, ठीक सही है यह। दूसरा, लिटमस अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में नीला रंग देता है, बिल्कुल सही कह रहा है। लिटमस जो होता है अम्लीय विलयन में, यहाँ पे देखिए लिटमस अम्लीय विलयन में जो लाल रंग दे रहा है और क्षारीय विलयन में नीला रंग दे रहा है। नीला रंग दे रहा है, ठीक है। अब अगला देखिए क्या कह रहा है। लिटमस जेरेनियम, 30 ग में कह रहा है लिटमस जेरेनियम फूल के पत्तों से निकाला गया उदासीन अर्क है, नहीं। यह जो किससे प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है, यहाँ पे देखिए लिख दिया, यह लाइकेन पौधा से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ग होगा, यह गलत है। यही ग क्या है, गलत है। बाकी लिटमस एक उदासीन अर्क है जो सूचक का कार्य करता है। तो इसका आंसर कौन होगा, तो आंसर लिख दीजिएगा ग। आंसर क्या है, बिल्कुल इसका गलत आंसर है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अगला कहता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए कह रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल, तो इमली में पाया जाता है टाटरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में टाटरिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। अब देखिए सिट्रिक अम्ल,
अब हम लोग चर्चा करते हैं सिट्रिक अम्ल पर। यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं और देखिए सिट्रिक अम्ल में, सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है ये नींबू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए अगला एसिटिक अम्ल, यह एसिटिक अम्ल होता है, यह सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अगला देखिए, अगला कह रहा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, अर्थात इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इस सब के बारे में हम लोग क्या कर लिए? चर्चा कर लिए और नोट भी कर लीजिएगा। सिट्रिक अम्ल नींबू में, एसिटिक अम्ल सिरका में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में और टार्ट्रिक अम्ल तो इमली में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख आंसर क्या है? सही है। तो इस सबको नोट कर लिए हुईएगा, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन पर हम लोग चाहे तो चर्चा करते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है, देखिए अगला क्या, निम्नलिखित में किसे बनाया गया विलयन अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम नहीं है? अब देखिए जो अम्ल और देखिए जो पदार्थ, यहाँ पे लिख देते हैं, जो पदार्थ विलयन में, विलयन में अम्ल तथा, अम्ल तथा क्षार के उपस्थित होने के, उपस्थित होने के घटना को बताता है, घटना को बताता है, तो वह सूचक कहलाता है। तो वह सूचक कहलाता, बताता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह सूचक कहलाता है। तो वह सूचक कहलाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन से पूछ देता है कि सूचक क्या है। तो वह क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, कह रहा है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किसे बनाया गया विलयन अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाने में सक्षम नहीं है? तो यहाँ पे देखिए हल्दी जो होता है यह एक सूचक है, हल्दी सूचक है। लाल गोभी भी सूचक का कार्य करता है, चुकंदर भी सूचक का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए यह जो गेंदा का फूल है, यह जो गेंदा का फूल है यह सूचक का कार्य नहीं करता है। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? घ आंसर क्या है? सही है। इसका आंसर हो जाएगा घ, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पे कह रहा है देखिए अब कह रहा है निम्नलिखित में से भास्मिक लवण कौन है? आप पहले समझेंगे कि भास्मिक लवण किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए अब लिखते हैं हम लोग भास्मिक लवण। कौन लवण? भास्मिक लवण, भास्मिक लवण। लिखिए वैसा लवण, वैसा लवण जिसमें, जिसमें विस्थापनशील, विस्थापनशील शील OH समूह पाए जाते हैं, OH समूह पाए जाते हैं, OH समूह पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप पूछिएगा कि सर इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए
PbOHCl, चाहे इसको हम क्या कर देते हैं, मिटाते हैं, लिखते हैं PbOH और Cl। इसको कहते हैं प्लम्बस हाइड्रोक्सिल क्लोराइड। दूसरा होता है PbOH NO3। यहाँ पे देखिए, यह जो OH है यह विस्थापनशील है। यह जो OH है यह क्या है, विस्थापनशील होता है। देखिए यह जो OH होता है यही विस्थापनशील है। तो जिसमें यह OH पाया जाएगा वह सब भास्मिक लवण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, भास्मिक लवण विलयन कहलाता है। वैसा लवण जिसमें देखिए क्या, वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील OH समूह पाया जाता है, OH समूह पाया गया तो यह एक भास्मिक लवण होगा। अब देखिए इसमें कि इसमें कौन होगा, तो कह रहा है कि इसमें भास्मिक लवण कौन है, तो यह आंसर हम लोग को मिल गया PbOH क्या है, PbOH। अब कहिएगा सर यह क्या है, तो यह एक उदासीन लवण विलयन है। क्या है, उदासीन लवण विलयन है। उदासीन लवण विलयन है, उदासीन लवण विलयन है। ठीक, यह जो KCl है यह जो है यह अम्लीय लवण विलयन है। कैसा है, तो यह अम्लीय है, यह अम्लीय लवण विलयन है। ठीक है, अम्लीय लवण विलयन है। तो इसमें आंसर जो कौन हो जाएगा, अर्थात क इसका आंसर क्या है, सही है। तब हम लोग जान गए कि भास्मिक लवण वैसा लवण जिसमें विस्थापनशील OH समूह पाए जाते हैं तो उसे भास्मिक लवण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, भास्मिक लवण कहते हैं। तो बिल्कुल हम लोग समझ चुके हैं, इसका आंसर कौन हो जाएगा, क आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस सब को क्या करते पहले मिटाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले इस सबको भी क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कहता है अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, बिल्कुल सही कहता है कि अम्ल प्लस भस्म साइन ऑफ लवण प्लस क्या बनाता है, जल बनाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे कि अम्ल है HCl और भस्म है NaOH। यह जो बनाता है NaCl प्लस H2O बनाता है। यह एक लवण बना, जल बना। तो पहला क्या है, राइट है। ठीक, पहला राइट है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा पर चर्चा करते हैं। देखिए दूसरा पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। दूसरा कहता है कि धातु ख में धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता। अब देखिए धातु के कार्बोनेट ख पर चर्चा कर रहे हैं। Na2CO3 धातु के कार्बोनेट है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट है, और अम्ल से अभिक्रिया कर जैसे कि H2SO4 है, तो यह क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो यह जो बनाता है Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे देखिए Na2। अब देखिए यहाँ पे बना लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो धातु के कार्बोनेट भी अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसका क्या है, ख आंसर भी बिल्कुल सत्य आंसर है। ख भी इसका सही, इसमें गलत को चुनना है। अब देखिए इसको तो नोट कर लिए होइएगा। अब देखिए गौ में क्या कह रहा है, अब देखिए गौ में क्या कह रहा है
गांव में कह रहा है कि बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए बाइकार्बोनेट जैसे कि NaHCO3 इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यही क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब यह अम्ल से अभिक्रिया करता है जैसे कि Na यानी कि HCl है, ठीक है, इससे अभिक्रिया कर लेता है बाइकार्बोनेट। अब यह HCl से क्या किया? देखिए इसको अभिक्रिया करा देते हैं HCl के साथ, क्या कर दे अभिक्रिया, तब यह किस पदार्थ का निर्माण करता है उसके बारे में देखिए। अब NaOH प्लस HCl है ना, तो यह NaCl बनाता है प्लस H2O बनाता है, आप प्लस जो बनाता है CO2 बनाता है, यानी कि लवण बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। और कह क्या रहा है? देखिए कह रहा है कि बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग भी क्या है? सही है। ग भी क्या है? सही है। इस सब को क्या कर लीजिए, समझ गए होइएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं घ पर, अर्थात अंतिम स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इसमें सब स्टेटमेंट तो सही निकला। अब देखिए अंतिम स्टेटमेंट पर हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। अंतिम स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं मूलतः और अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब देखिए धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं, बिल्कुल सही कहा। जैसे कि ZnO एक भस्म है और यह अम्ल से अभिक्रिया किया HCl से, तो यह बनाया Zn, क्या बनाया? यह बनाया जो ZnCl2 बनाया, आप प्लस H2O बनाता है। यह O होता है इस H के साथ चला जाता है, ठीक, इस H के साथ क्या किया जाता है? चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो ZnCl2 बना, तो आप पूछिएगा कि सर ZnCl2 आपने कैसे बना दिया। अब हम उस पर भी चर्चा करते हैं। अब देखिए कि Zn है और Cl है, तो मूलक पढ़े हुइएगा 9th में। इसका संयोजकता 1, इसका 2, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ZnCl2 बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? जिंक क्लोराइड। तो ZnCl2 बन गया। तो बिल्कुल ZnCl2 क्या समझ चुके हैं कि किस प्रकार बना। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है क्या कि धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं और अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो नहीं, लवण और क्या बनाता है? H2O बनाता है। लवण और क्या बनाता है? H2O। तो इसका आंसर जो होगा, वह जो आंसर होगा, कौन सा कथन सही नहीं है? तो घ आंसर क्या होगा? आंसर इसका जो होगा वह घ होगा, यही सही नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? तो HCl एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। अब जानिए कि प्रबल अम्ल होता क्या है। अब देखिए प्रबल अम्ल, देखिए प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल सब डिफिनीशन पर चर्चा करते हैं। वैसा अम्ल, लिखिए वैसा अम्ल, अम्ल जो, वैसा अम्ल जो, वैसा अम्ल जो पूर्णतः आयनित होकर, आयनित होकर H प्लस आयन, ठीक है, H प्लस आयन प्रदान करता है, H प्लस आयन प्रदान करता है, तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं, कहते हैं। अब देखिए वैसा अम्ल जो पूर्णतः आयनित होकर
H प्लस आयन प्रदान करता है वैसा अम्ल जो पूर्णतः आयनित होकर H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि HCl है यह प्रबल अम्ल है। कहिएगा कैसे सर जी प्रबल अम्ल है? देखिए यह जो HCl जो होता है यह H2O यानी कि जल के साथ यहाँ पे H2O डालिएगा ना ऊपर तो यह पूर्णतः H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है तो यही प्रबल अम्ल कहलाता है। अब देखिए इसका pH मान जो होता है प्रबल अम्ल का लिख दीजिएगा। इसका pH मान ठीक है 0 से लेकर के 3 होता है। 0 से कितना होता है तो 0 से 3 होता है। 0 से कितना होता है तो 0 से 3 होता है तो यही क्या प्रबल अम्ल कहलाता है। तो हम लोग पूरी तरह जान गए कि प्रबल अम्ल क्या है। तो इसमें से हमको कह रहा है कि प्रबल अम्ल को ही चुनना है। तो HCl एक प्रबल है और बाकी सब क्या है दुर्बल अम्ल है। यह बोरिक अम्ल यह भी दुर्बल है। यह जो बना है एसिटिक अम्ल यह भी दुर्बल है। अब यह जो बना है H2CO3 यह भी दुर्बल है। इसका आंसर जो हो जाएगा जो इसका हो जाएगा लिख दीजिएगा। आंसर जो हो जाएगा इसका ग आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? ग अर्थात यह क्या सही है बाकी सब सही नहीं है। ठीक अब देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर क्या करते हैं चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सही कथन को चुने। किस कथन को चुनना है? सही। ग आंसर क्या चाहिए? अब देखिए कह रहा है कि सही कथन को चुनिए। सही कथन को क्या करना चुनना। इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब क्या कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग औषधि के रूप में पेट की अम्लीयता को कम करने में किया जाता है। तो एंटाएसिड के रूप में जो एंटाएसिड होता है एंटाएसिड के रूप में यह NaHCO3 का उपयोग होता है यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का ही उपयोग होता है। तो पहला आंसर क्या है? इसका पहला ही क्या है सत्य है अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वह जो हो जाएगा क आंसर होगा। कौन सा आंसर? बोरिक अम्ल का उपयोग एंटीबायोटिक में किया जाता है बिल्कुल गलत। सिरका का उपयोग हानिकारक है बिल्कुल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग आंतरिक उपयोग सुरक्षित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आंतरिक उपयोग सुरक्षित होता है नहीं। ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो गैस्ट्रिक बन जाता है अर्थात पेट दर्द करने लगता है। तो इसका आंसर कौन होगा? तो क आंसर क्या है बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन पर आयल फैक्ट्री सूचक नहीं है। अब क्या कह रहा है कि आयल फैक्ट्री सूचक नहीं है। आयल फैक्ट्री तो यह जो प्याज होता है समझिए प्याज है लौंग है और वैनिला इत्र जो है यह जो वैनिला इत्र है यह सब आयल फैक्ट्री सूचक है। आयल फैक्ट्री जो सूचक होता है आयल फैक्ट्री सूचक। अब देखिए कि आयल फैक्ट्री सूचक कि इसका जो गंध होता है अलग अलग होता है। अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन में गंध अलग होता है। अम्ल और क्षार में गंध अलग अलग होता है। गंध अलग अलग होता है ठीक है अलग अलग होता है ठीक है। तो यह जो तीनों एग्जाम्पल जो आ जाते हैं ठीक है यह जो तीनों एग्जाम्पल कि प्याज लौंग और वैनिला इत्र एक अल्फैक्ट्री सूचक है। फिनाल्फथेलिन अल्फैक्ट्री सूचक नहीं है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह आंसर हो जाएगा इसका जो हो जाएगा यह आंसर हो जाएगा ख आंसर। ठीक कौन सा आंसर हो जाएगा? ख आंसर। ठीक बाकी सब क्या है? तो बाकी सब अल्फैक्ट्री सूचक है और नहीं है तो केवल फिनाल्फथेलिन नहीं है। ठीक अब देखिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्वेद लवण है? प्रस्वेद लवण कौन है? अब देखिए प्रस्वेद लवण एक प्रकार का अनाद्र लवण होता है। क्या होता है? अनाद्र लवण। अब आप पूछिए कि सर जी अनाद्र लवण किसे कहते हैं? तो वैसा लवण जिसमें
जिसमें अब देखिए प्रश्वेद अनादर लवण में लिखे वैसा लवण जिसमें रवाकरण के जल नहीं पाए जाते हैं। वैसा लवण जिसमें रवाकरण के जल नहीं पाए जाते हैं। जिसमें रवाकरण के जल नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए कौन कौन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाता है ये CaCl2। क्या आ जाता है? CaCl2 MgCl2। इसमें H2O है नहीं है। अगर रहता यहाँ पे देखिए, अगर कहिएगा तो रवाकरण के जल कौन आता है, जैसे कि CaSO4 इंटू 2H2O है। तो यह जो है यह जो H2O है यह रवाकरण के जल इसमें है तो नहीं है, तो अर्थात इसी को प्रश्वेद लवण कहा जाता है। कौन सा लवण कहा जाता है? प्रश्वेद, जिसमें रवाकरण के जल नहीं पाए जाते हैं। जिसमें रवाकरण के जल क्या पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। अर्थात इसका आंसर कौन हो जाएगा? घ आंसर बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर लिख दीजिएगा घ। ठीक, इसका तो इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखित में हवा में छोड़ देने पर क्या कर रहा है? हवा में छोड़ देने पर जल त्यागते हैं। निम्नलिखित में से कौन हवा में छोड़ देने पर रवाकरण के जल को क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। अब देखिए, तो यह Na2CO3 जो होता है, इसको जब ये हवा में छोड़िएगा ना तो यह अपना जल त्याग कर देगा। जैसे कि Na2CO3 इंटू 10H2O है। ठीक है, 10H2O है, 10H2O है। इसको एयर में छोड़िएगा अर्थात हवा में, तो यह जो क्या करता है? अपना रवाकरण के जल को खो देता है। Na2CO3 इंटू H2O आप प्लस, या फिर सीधे लिखिए Na2CO3 आप प्लस 10H2O में क्या कर जाता है? टूट जाता है। अर्थात यह अपने रवाकरण के जल को खो देता है, बाकी कोई नहीं खोता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा Na2CO3। आंसर लिख दीजिएगा क। ठीक है, अब देखिए अगला पर हम लोग चर्चा करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा। क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हम लोगों को बताना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब देखिए, जब शुष्क बुझे हुए चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखिएगा शुष्क बुझे हुए चूना, लिखिएगा शुष्क बुझे हुए ठीक है चूना को 40 डिग्री पर सेल्सियस पर गर्म कर क्लोरीन गैस Cl2 गैस प्रवाहित करने पर शुष्क बुझे हुए चूना। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह गलत है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, अब क्या कर रहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम है। यानी कि देखिए यहाँ पे पहले जिप्सम यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O। अब इसी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? CaSO4 इंटू हाफ H2O प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? हाफ H2O प्राप्त करते हैं। किसे प्राप्त करते हैं? तो हम लोग यानी कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग गर्म करते हैं तो यह प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह जिप्सम है या प्लास्टर ऑफ CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ख। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जल का स्थायी खारापन दूर करने में किसका उपयोग, यानी कि जल का स्थायी Na2CO3 का उपयोग करते हैं। अब क्या आयोडीन युक्त नमक में सोडियम
क्लोराइड और देखिए सोडियम आयोडेट और सोडियम आयोडाइड दोनों मिलाया जाता, यह और यह दोनों मिलाया जाता है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ग आंसर लिख दीजिएगा, ग आंसर होगा। ठीक, अगला क्या कह रहा, अमोनिया क्या कह रहा, अमोनिया सोडा विधि द्वारा निम्नलिखित में से किसे बनाया जाता है? अब देखिए अमोनिया सोडा विधि द्वारा हम लोग दो चीज़ों का क्या करते, प्रिपरेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। पहला सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों का हम लोग क्या करते, निर्माण कर लेते हैं, दोनों का निर्माण करते हैं। अब कहिएगा सर जी कैसे बना देते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट? ठीक है, दोनों आप बना कर दिखाइए। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट हम लोग देखिए किस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, निर्माण कर लेते हैं। अब देखिए तो यह जो अमोनिया सोडा विधि जो होता है, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा, या इसी को साल्वे विधि भी कहा जाता है, साल्वे, ठीक है, साल्वे विधि। तो इस दोनों के द्वारा हम लोग Na2CO3 या NHCO3 यानी कि इसका आंसर कौन हो जाएगा? घ आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, यानी कि दोनों का हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं। घ आंसर क्या है? सही है इस दोनों का। अब क्या, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे तनुकृत किया जाता है? अब देखिए कभी भी आप लोग को बता देते हैं कि कभी भी जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि अम्ल को, यानी कि क्या कहा जाता है, अम्ल को धीरे धीरे, अम्ल को, अम्ल को जो होता है, अम्ल को धीरे धीरे जल में डाले, धीरे धीरे, धीरे धीरे जल में डाले, ठीक है, जल में डाले। कभी भी अगर आप कहिएगा कि सर जी हम जल को अम्ल में क्यों नहीं डाल सकते हैं, जल को अम्ल में क्यों नहीं डाल सकते हैं, यह यहाँ से क्वेश्चन बना, ठीक है, जल को अम्ल में क्यों नहीं डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। अब देखिए जल को जब भी अम्ल में डालिएगा तो काफ़ी तेज़ी से ऊष्मा उत्पन्न होता है, क्या होता है? ऊष्मा। और यह ऊष्मा जैसे कि यहाँ एक बैटरी है, ठीक, यहाँ पे अम्ल है, अम्ल है, यह क्या है? अम्ल है। और देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जल डालते हैं, ऊपर से यह जो आया, यह जो लाल रंग वाला क्या है? जल है, यह क्या है? जल है। तो जब ये डालिएगा तो इतना ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा कि यह जो डब्बा है यह फट जाएगा और हम लोग इंजर्ड हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जल को अम्ल में नहीं डालें, यानी कि नहीं डालेंगे, क्योंकि ऊष्मा तेज़ी से उत्पन्न होता है। कभी भी जो करेंगे हम लोग कि अम्ल को धीरे धीरे जल में डालेंगे। तो इसका जो आंसर देखिए क्या कह रहा है, आंसर कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनुकृत कैसे किया जाता है? तो जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डाली जाती है तब सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अगर जल को थोड़ी थोड़ी मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल आग लग जाएगा, यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, तो लिख दीजिएगा क आंसर। ठीक, तो आज के क्लास हम लोगों का यहाँ तक ही रहेगा, और जो भी स्टूडेंट नए हो वो क्या कीजिएगा, बिल्कुल लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।